नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आप सबका स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल केसी सर के क्लासेस में। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों आइए आज हम पढ़ते हैं लवण सेतु के कार्य। जी हाँ, ब्रिज साल्ट जो होता है उसके क्या कार्य हैं। विद्युत रासायनिक सेल में लवण सेतु का बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपने सुना होगा रामायण में अगर सेतु नहीं होता तो फिर क्या होता है ना, ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जिस प्रकार जो सेतु है ना, उसने युद्ध में भाग नहीं लिया था, लेकिन उसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी युद्ध में। राम ने जब आक्रमण किया था लंका पर तो क्या सेतु जाके आक्रमण किया था? नहीं किया था। लेकिन क्या सेतु के बिना वो युद्ध हो सकता था? नहीं। कहने का मतलब क्या है, जिस प्रकार विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो सॉल्ट ब्रिज होता है ना, जो लवण सेतु होता है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि इनके कारण ही विद्युत धारा प्रवाहित होता है। तो आइए आज हम लवण सेतु के कार्यों के बारे में पढ़ते हैं। तो पहले हम ये चित्र बना लेते हैं। इसको मैं पहले से अच्छे से समझा लिया हूं, इसलिए केवल चित्र बना दिया हूं। हमको चित्र बनाना नहीं सीखना है, हमको इनके कार्यों के बारे में सीखना है आज, तो इसलिए मैंने पहले से चित्र बना लिया है। तो अब इतना तो जानते हैं कि ये कौन सा रॉड होता है। ये जिंक की छड़ होती है ना, और जिंक छड़ को किसके घोल में डुबोते हैं? जिंक सल्फेट के घोल में डुबोते हैं। तो जिंक और सल्फेट ये माइनस आयन बनाता है और ये क्या बनाता है? प्लस आयन, है ना, जिंक सल्फेट का। और इधर क्या होता है? ये कॉपर सल्फेट का आयन होता है, तो ये हो जाएगा सल्फेट आयन यहां पे रहता है। ठीक है, अब इसका मतलब ये भी है कि ये किसका रॉड है? ये कॉपर छड़ होती है। ठीक है, इसको कैथोड बोलते हैं। ठीक है, कई बार बच्चे लोग कंफ्यूज रहते हैं किसको एनोड किसको कैथोड बोलते हैं। तो कॉपर से कैथोड होता है, ऐसा ट्रिक बना के याद कर लीजिएगा, कॉपर से कैथोड, है ना। और जिंक से क्या बनता है? ये बनता है, ये एनोड होता है ना। इसको आप कहीं भी लिख लीजिएगा, एनोड। ये माइनस होता है और ये क्या होता है? प्लस होता है। अब हमको इनके बारे में पढ़ना है ना, इनके बारे में। तो ये क्या है? लवण सेतु। और लवण सेतु में कौन सा विलयन डाला गया था? मैंने बताया था उस दिन, KCl और KNO3। और इनके साथ और भी होता है जैसे K2SO4 आदि। तो ये कैसे बनता है, इन्हीं के बारे में पढ़ना है। अगर बच्चे इनको याद ना कर पाए तो मेरा नाम याद रख लीजिएगा। मेरा नाम केसी साहू, तो इसमें भी KCl है ना, याद हो जाएगा आपको, एक ही बार में याद हो जाएगा। तो इसमें KCl और KNO3 और K2SO4 इनका मिश्रण मिलाया जाता है। तो लवण सेतु होता क्या है? क्या इसमें किसी लिक्विड को मिला दिया जाता है? अरे भाई, अगर इसमें लिक्विड को मिला दिया जाता तो ये तो या तो इधर बह जाता या इधर बह जाता। तो नहीं, इसको जेली के रूप में मिलाया जाता है, मतलब जिलेटिन के रूप में। कैसे? इनके जब इनका जो KCl है या फिर KNO3 का गरम विलयन गरम लेंगे, इनका गरम पदार्थ लेते हैं और उसमें क्या करते हैं? अगर है ना, अगर ये जिलेटिन ये जो होता है उनको क्या करते हैं? उसमें मिलाते हैं। जब ये ठंडा होता है, इनका गर्म विलयन के साथ इनको मिलाया जाता है, तो ये जो अगर जो मिलाया जाता है, ये क्या होता है? जब ठंडा हो जाता है तो एक प्रकार का जेली का रूप लेता है। और जेली मतलब जम जाता है, वो बहता नहीं है, पानी टाइप का, द्रव टाइप का बहता नहीं है, वो जेली बन जाता है। तो इसमें जेली के रूप में मौजूद रहता है। लेकिन याद रखिएगा, उस जेली में आयन मौजूद है, जो इधर भी जा सकता है और इधर भी जा सकता है, केवल आयनों के रूप में, है ना, बहेगा नहीं। तो इस प्रकार लवण सेतु किस प्रकार का है? लवण सेतु एक यू आकार का, उल्टा यू आकार का पात्र होता है, जिसमें अगर के साथ ये KCl, KNO3 या K2SO4 का विलयन मिलाया जाता है, जो किस फॉर्म में होता है? जेली के फॉर्म में होता है। अब देखिए इनके क्या क्या कार्य हैं। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि ये जिंक रॉड जो है, हमने बताया था इनसे पहले कि जिंक रॉड क्या करता है? यहां से जिंक आयन मुक्त करता है, मतलब इलेक्ट्रॉन त्यागता है। ध्यान दीजिएगा, जिंक जो छड़ है, यहां से जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इलेक्ट्रॉन त्यागता है। तो इलेक्ट्रॉन की गति की दिशा कैसी होती है? मैंने बताया था, यहां से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो इलेक्ट्रॉन इस दिशा में गति करता है, मैंने आपको बताया था ऐसे। ठीक है, और धारा की दिशा हमेशा कैसे होती है? विपरीत होती है। तो धारा इस दिशा में बहती है, धारा प्रवाह की दिशा ऐसे होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दिशा के जस्ट विपरीत होती है। ठीक है, तो अब हमको देखना है इसके कार्य क्या क्या है। तो लवण सेतु के सबसे पहले कार्य क्या है ना, तो आप इसको क्रमशः लिख लीजिएगा। मैं इनके मुख्य 4 कार्य बताने वाला हूं, ये लिखा हुआ है, इनके मुख्य 4 कार्य हैं। पहला, ये क्या करता है? लवण सेतु जो है दोनों विलयनों में परिपथ को पूर्ण करता है। कैसे? ये सेल है और ये सेल है, मैंने ये भी बता रखा है।
एक दायां सेल होता है और एक ये दायां सेल है और ये बायां सेल है, दोनों को अर्ध सेल कहा जाता है, ये भी मैंने बता रखा है। ये दायां अर्ध सेल और ये बायां अर्ध सेल। और इसमें कौन सी अभिक्रिया होती है जी, ये मैं बता रखा हूं, इसमें होती है ऑक्सीकरण की अभिक्रिया। और इसमें कौन सी अभिक्रिया होती है, अपचयन की अभिक्रिया होती है। और दोनों मिला के जो अभिक्रिया होती है उसको कौन सा अभिक्रिया बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, इसका पहला मुख्य कार्य क्या है, दोनों के बीच क्या करता है, परिपथ को पूर्ण करता है। कैसे, यहां पर लिक्विड है और यहां पर भी लिक्विड है। अब ध्यान से सुनिएगा, बहुत आराम से आपको समझ आएगा, आसानी से समझ आएगा। जैसे ही यहां से 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है, वैसे ही यहां पर क्या बनेगा, जिंक आयन बनेगा, एक जिंक आयन बनेगा। इसका मतलब इसमें जिंक जो है क्या हो रहा है, आयनों के रूप में घुल रहा है। पहले ये जिंक सॉलिड रूप में था, अब ये घुल के क्या बना दिया, जिंक आयन बनाया। मतलब इसमें क्या हो रहा है, धन आयन की वृद्धि हो रही है। तो इसका मतलब तो यह है कि एक स्थिति ऐसा आएगा कि इसमें बहुत सारे धन आयन की वृद्धि हो जाएगी, है ना। इसका मतलब ये ऋण आयन क्या हो जाएगा, कम होने लग जाएगा। कुल मिला के ऐसा स्थिति में तो फिर परिपथ क्या हो जाएगा, अधूरा हो जाएगा, है ना। तो और इधर क्या होता है, इधर क्या होता है, कॉपर प्लस आयन है और ये सल्फेट माइनस आयन है। अब ये यहां से जो इलेक्ट्रॉन आ रहा था, वो इलेक्ट्रॉन जब यहां आएगा तो उसको ये लेगा, तो ये क्या बना जाए, ये क्या बन जाएगा, कॉपर आयन जब 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये सॉलिड बन जाएगा। और सॉलिड बन के इसमें क्या हो जाएगा, ये चिपक जाएगा। इसका मतलब ये है इधर किसकी वृद्धि हो जाएगी, इसमें सल्फेट आयन की वृद्धि हो जाएगी। मतलब इधर ऋण आयन की वृद्धि हो जा रही है और इधर धन आयन की वृद्धि हो जा रही है। तो इधर धन आयन को संतुलित करने के लिए और इधर ऋण आयन को संतुलित करने के लिए ये जो लवण सेतु होता है वो क्या करता है, दोनों को संतुलित करता है, इनके परिपथ को पूर्ण करता है। कैसे, देखो ये इन दोनों से जुड़ा हुआ है। ध्यान दीजिएगा, यहां से बह के नहीं आता है, लेकिन यहां पे धन आयन की वृद्धि हो रही है। तो जितनी धन आयन की वृद्धि होती है, ध्यान से सुनिएगा, इसमें जितनी धन आयन की वृद्धि होगी उतना ही ऋण आयन यहां से, देखो क्या इसमें ऋण आयन नहीं है, जैसे K+ और Cl-, तो उतना ही जितने मात्रा में यहां धन आयन बनेगा जिंक का, उतना ही ऋण आयन यहां से आएगा। किसमें, इस वाले पात्र में, है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, बायां पात्र, है ना। और दूसरा इधर जितने मात्रा में यहां पे क्या होगा, सल्फेट आयन की वृद्धि होगी, उतने ही मात्रा में यहां में कौन सा आयन आएगा, यहां पर धन आयन आएगा। यहां पर ऋण आयन आता है मतलब क्लोरीन आता है, तो यहां पे धन आयन आएगा मतलब या तो पोटेशियम आएगा या इसका जो भी कोई भी जो धन आयन होगा वो आएगा। इस प्रकार ये क्या करता है, सेल परिपथ को क्या करता है, पूर्ण करता है। ये हुआ इनका पहला कार्य। दूसरा कार्य इसका होता है, ये दोनों विलयनों के विद्युत उदासीनता को बनाए रखता है। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, कैसे दोनों की विद्युत उदासीनता को बनाए रखता है। अब ध्यान दो, इसमें जितनी मात्रा में धन आयन की वृद्धि हो रही है उतने ही मात्रा में लवण सेतु से कितनी, यहां पे धन आयन है तो उतने ही मात्रा में ऋण आयन आता है। तो धन आयन ऋण आयन को क्या करता है, उदासीन करता है ना। और इधर भी तो वही बात है, इधर भी सल्फेट आयन अधिक मात्रा में हो रहा था, तो उतने ही मात्रा में इधर से क्या आयन आ रहा था, धन आयन। मतलब जितने मात्रा में ऋण आयन की वृद्धि हो जा रही है, क्योंकि ये कम हो जा रहा है ना, तो हम ये कहेंगे कि इनकी वृद्धि हो रही है। तो जितनी मात्रा में इनकी वृद्धि होती है उतने ही मात्रा में यहाँ पे धन आयन आता है, जो इनको क्या करता है, दोनों विलयनों को विद्युत रूप से क्या करता है, उदासीन बनाए रखता है। तो ये इसके दूसरा मुख्य कार्य है। तीसरा कौन सा कार्य है, ये दोनों सेलों को, जो दोनों विलयन है, यहां पर जो विलयन है और यहां पर जो विलयन है, दोनों पात्रों के विलयनों को क्या करता है, परोक्ष रूप से जोड़ता है, डायरेक्ट नहीं जोड़ता है। मतलब इसमें डायरेक्ट का मतलब ये जोड़ता तो है, लेकिन क्या इसमें विलयन इनमें चला जाता है या विलयन इसमें चला जाता है, नहीं जाता है, केवल उनके आयन जाते हैं। क्यों आयन जाते हैं, क्योंकि यहां पर जेली बन गया है ना। जेली मतलब ये लिक्विड फॉर्म में नहीं है, जम गया है। अब जम गया है मतलब यहां से केवल आयन ही जाएगा, ठीक है, जेली। तो यहां पर जेली के रूप में रहता है। तो ये क्या करता है, इन दोनों को परोक्ष रूप से क्या करता है, जोड़ने का काम करता है, जिससे इनकी जो अभिक्रिया है वो क्या होती है, रुकती नहीं है और कंटिन्यू अभिक्रिया संपन्न होती है। ध्यान दीजिएगा, इसका जो चौथा कार्य हो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ध्यान दीजिएगा, ये लिक्विड है, यहां पर भी लिक्विड है, लेकिन जिस जगह से जुड़ रहा है, ध्यान दीजिएगा यहां पर, तो क्या ये लिक्विड है, यहां पर ये किस रूप में है, जेली के रूप में है। अगर लिक्विड होता तो ये विलयन इस साइड से इस साइड आ जाता है ना। लेकिन यहां पर जो है, जो संधि हो रहा है, जहां से लवण सेतु ने विलयन को जोड़ रखा है,
वहां पर क्या होता है, द्रव और इनके बीच का जो विभव है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, द्रव संधि विभव, है ना, मतलब लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल उत्पन्न नहीं होने देता है। मतलब अगर यहां पर इनके विभव किसको बोलते हैं जी, अगर इनके विभव में क्या हो जाए, अंतर हो जाए, तो इसके विभव में अंतर नहीं होने देता है। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, ये जेली के रूप में रहता है और ये लिक्विड फॉर्म में रहता है, तो ये क्या करता है, इसका जो संधि पर है ना, द्रव संधि विभव उत्पन्न होने नहीं देता है, जिस कारण से इस प्रकार हमारा जो विद्युत रासायनिक सेल है उसमें धारा नियमित रूप से प्रवाहित होता है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने सेल के 4 कार्य पढ़े। अब ध्यान दीजिएगा, विद्युत धारा ये क्या होता है, ये गैल्वेनोमीटर होता है, लवण सेतु ये है। अब ये धारा कैसे बहती है, जिस ओर इलेक्ट्रॉन जा रहा होता है उसके जस्ट विपरीत और क्या होता है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, तो ये 4 मुख्य कार्य है। आइए अब हम लवण सेतु के कार्य क्या है, ये कार्य कैसे करता है, इसके बारे में चर्चा करते हैं, जो बहुत ही सरल है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं लवण सेतु कार्य कैसे करता है। ये जो 4 कारण हमने पढ़े हैं, इसके आधार पर, इनके जो 4 कार्य है, इसके आधार पर लवण सेतु का काम क्या है, मुख्य काम क्या है, इनको हम देखते हैं। ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब यहां पर जिंक छड़ से इलेक्ट्रॉन निकलता है, ध्यान दीजिएगा, जिंक छड़ से जब इलेक्ट्रॉन निकल के कहां से, ये एनोड से किस ओर जाता है, कैथोड की ओर जाता है, तो यहां पर किसकी वृद्धि होती है, यहां पर जिंक आयन, है ना, जिंक प्लस आयन की वृद्धि होती है। इसका मतलब इस पात्र में, इसको कौन सा पात्र बोलते हैं, बायां, है ना, ये बायां पात्र है, और ये कौन सा पात्र है, ये दायां पात्र है। ठीक है, तो बायां पात्र में जिंक आयन की सांद्रता बढ़ जाती है। ध्यान दीजिएगा, क्यों? क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन निकलता है, और इलेक्ट्रॉन निकलना मतलब इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, मतलब इसमें ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होती है। तो ये क्या होगा, जिंक आयन बढ़ेगा, जितना इलेक्ट्रॉन त्यागता जाएगा उतनी जिंक आयन बढ़ता जाएगा। मतलब दायां पात्र में, इस पात्र में, है ना, क्या हो जाएगा, जिंक आयन की सांद्रता बढ़ जाएगी। ध्यान दीजिएगा, उसी प्रकार इधर क्या होता है, इधर जब ये इलेक्ट्रॉन इधर आता है तो उस इलेक्ट्रॉन को कौन ग्रहण करता है, यहां पर जो विलयन होता है ना, आयन, तो उस आयन में उपस्थित कॉपर जो आयन है, वो कॉपर आयन क्या करता है, उस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, जिस कारण से इसमें धन आयन की कमी हो गई ना, क्योंकि ये जो कॉपर आयन है, ये कॉपर जो आयन है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, कॉपर सॉलिड रूप में कन्वर्ट हो जाता है, और ये इस पे क्या हो जाता है, चिपक जाता है। तो अब बताओ, इसमें कॉपर आयन की कमी हो रही है, तो कौन सी आयन की वृद्धि हो रही है जी, तो इसमें सल्फेट आयन की वृद्धि हो रही है। क्या समझ आया फिर, इस पात्र में मतलब बायां पात्र में जिंक आयन की सांद्रता बढ़ जाती है, और इस पात्र में मतलब दायां पात्र में सल्फेट आयन की सांद्रता बढ़ जाती है। तो इस प्रकार इनकी सांद्रता बढ़ने से और इनकी सांद्रता बढ़ने से सेल अभिक्रिया क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। तो विद्युत धारा प्रवाहित होगा कि नहीं होगा, फिर नहीं हो पाएगा। तो यहां पे लवण सेतु काम करता है। कैसे, ये जो लवण सेतु है तो क्या करता है, इधर किसकी सांद्रता बढ़ जा रही थी, प्लस आयन की, तो जितनी मात्रा में प्लस आयन की वृद्धि हो रही है, जितनी सांद्रता में इसकी वृद्धि हो रही है, उतने ही मात्रा में लवण सेतु जो है इसको क्या करता है, माइनस आयन देता है। समझ आया। और उसी प्रकार यहां पे जितनी मात्रा में सल्फेट आयन की वृद्धि हुई रहती है, मतलब ऋण आयन की वृद्धि हुई रहती है, उतनी ही मात्रा में लवण सेतु उनको क्या देता है, प्लस आयन देता है, जिस कारण से इस परिपथ में विद्युत धारा कंटिन्यू क्या होती है, प्रवाहित होती है। इस प्रकार लवण सेतु के कारण ही इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, तो यह होता है लवण सेतु के मुख्य कार्य। एक बात और याद रख लीजिएगा, इस प्रक्रिया से इसकी जो भार है ना, जिंक छड़ की जो भार है उसमें कमी होती है, और इधर कॉपर के छड़ के जो है उसके भार में वृद्धि होती है। ये बताया गया था, क्योंकि वो कॉपर जो है सॉलिड बन के इसमें क्या हो जाता है, चिपक जाता है, जबकि इसमें जिंक जो है क्या बन के, आयन बन के इसमें घुल जाता है। तो ये होते हैं लवण सेतु के मुख्य कार्य। एक बात विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इस प्रकार लवण सेतु जो है इसको विद्युत धारा प्रवाहित करने में सहयोग तो करता है, लेकिन एक चीज का काम और करता है। ये क्या करता है, यहां पर जो संधि है और यहां पर जो संधि है ना, तो यहां पर क्या होना चाहिए था, द्रव संधि विभव उत्पन्न होना चाहिए था, लेकिन इस संधि विभव को क्या करता है, वो द्रव संधि विभव को क्या करता है, उत्पन्न होने से रोकता है। क्यों रोकता है, क्योंकि यहां पर जो भरा गया है वो किस रूप में भरा गया है, जेली के रूप में भरा गया है, जिस कारण से यहां पर क्या नहीं होता है, द्रव संधि विभव उत्पन्न नहीं होता, जिस कारण से इस प्रकार के परिपथ में धारा जो है नियमित रूप से बहता है।
ठीक है, आइए अब हम सेल समीकरण को लिखते कैसे हैं इनके बारे में चर्चा करते हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। दीजिएगा दोस्तों, अभी आपने जो चित्र बनाया था, यदि वो चित्र याद है तो आपको सेल समीकरण लिखने में कोई दिक्कत नहीं जाएगा। कई बच्चे सेल समीकरण को याद नहीं कर पाते। मैं बोलता हूं आपको सेल समीकरण को याद ही क्यों करना है, जब वो आसानी से याद हो जाएगा। याद तो करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ता है। आप समझिएगा उनको। देखिए, हमने इधर कौन कौन से लिए थे, जिंक रॉड लिए थे, ठीक है, जिंक रॉड ले लिए, खड़ी लाइन कर दिए। किसमें डुबोए थे, ये जो जिंक रॉड दिख रहा है ना, देखो जिंक रॉड है ना, ये एनोड है ना। जिंक रॉड को किसमें डुबोए थे, जिंक सल्फेट के विलयन में। हो गया काम, ठीक है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, ये किस रूप में है, सॉलिड रूप में। ये किस रूप में है, एक्वा रूप में, जली विलयन, ठीक है। यहां पर ये मोललता में होता है तो एक मोललता लिख दो। यहां पर ये देखो, ये जिंक रॉड है, जिंक का विलयन जिंक सल्फेट, ये क्या था, एनोड। अब इनको किसके माध्यम से जोड़ा गया था, ये देखिए यहां पर ये दो लाइन किसको बताता है, ये लवण सेतु को बताता है। अब यहां पर क्या था, कॉपर सल्फेट का विलयन था। ये किस रूप में था, जली विलयन के रूप में था। तो यहां पर इसकी मोलरता को लिख देंगे 1 m करके। और ये क्या है, ये उसकी किसको बताता है, कैथोड को बताता है। और ये हो गया कॉपर, और कॉपर किस रूप में था, सॉलिड रूप में था। इतना ही तो लिखना रहता है बस। अब यहां पे क्या लिख देंगे, ये ऋण आयन था, और इधर क्या था, यहां पर धन आयन था। मतलब यहां पर क्या लिख सकते हैं, यहां पर एनोड लिख सकते हैं, एनोड, और यहां पर क्या लिख सकते हैं, कैथोड लिख सकते हैं। हो गया आपका रासायनिक समीकरण। फिर यहां पे जो अभिक्रिया होती है, ध्यान दीजिएगा, यहां पे कौन सी अभिक्रिया होती है, यहां पर ये ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होती है, ये ऑक्सीकरण हो गया है ना। और यहां पर कौन सी अभिक्रिया होती है, अपचयन की अभिक्रिया होती है। ये भी तो हो गया, और क्या। अब ये किसको बताता है, दो लाइन जो है, ये जो दो लाइन दिख रहा है, ये किसको बताता है, ये लवण सेतु को बताता है जी, ठीक है। अब ये एनोड को बताता है, और ये जो है कैथोड को बताता है। हो गया आपका समीकरण। इस प्रकार रासायनिक समीकरण द्वारा इसको लवण सेल समीकरण बोलते हैं। इसको इस प्रकार लिखा जाता है। या फिर इनको और कैसा लिखा जाता है, यदि ऐसा ना लिखे तो इनको शॉर्टकट में ऐसा लिखा जाता है, ये जिंक है, सॉलिड है, यहां पर क्या आ जाएगा, जिंक का क्या बनेगा, आयन बनेगा। इस रूप में भी लिखा जा सकता है। फिर यहां पर इसको ऐसा लिख सकते हैं 1 m करके, मोलरता को बताता है। यहां पर डबल लाइन क्या बताता है, सेल समीकरण लवण सेतु को बताता है। यहां पर क्या आ जाएगा, कॉपर प्लस आयन आएगा, ये यहां पर AQ आएगा ऐसा, और यहां पर क्या आ जाएगा, ये AQ के रूप में रहते हैं, M है, यहां पर सिंगल लाइन, और ये क्या हो जाएगा, कॉपर का सॉलिड रूप। तो इस प्रकार भी आप क्या कर सकते हो, सेल समीकरण को दर्शा सकते हो। तो इस प्रकार आप सेल समीकरण को दर्शाइएगा। इस प्रकार आपका सेल समीकरण कंप्लीट हो गया है। एक बात विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, इधर जो होता है लवण सेतु के इस पार और लवण सेतु के इस पार जितना भी है, उसको इधर को भी अर्ध सेल बोला जाता है और उधर को भी अर्ध सेल बोला जाता है। तो आप लोग इसको विशेष रूप से याद कर लीजिएगा। इधर इसको अर्ध सेल बोला जाता है ना, और इधर इसको भी क्या बोला जाता है, अर्ध सेल। और दोनों अर्ध सेल मिला के क्या बनाता है, एक विद्युत रासायनिक सेल का निर्माण करते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके अवश्य बताइएगा, और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।